आजकल वायु गुणवत्ता अधिक खराब होने के कारण बहुत सी बीमारियों ने जन्म ले लिया है। अस्थमा भी उन्हीं में से एक बीमारी है, जिसे कि आम भाषा में दमा भी कहते हैं। ये एक सांस फूलने की बीमारी होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी अस्थमा के बारे में चर्चा करेंगे और यह जानेंगे कि अस्थमा होने के क्या कारण हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं, यदि किसी व्यक्ति को अस्थमा या उससे जुड़ी परेशानियां होने लगें तो उसमें कौन सी जांच यानी कि डायग्नोसिस करानी चाहिए, और सबसे मुख्य यह कि अस्थमा हो जाने पर उसकी समस्याओं से बचने के लिए पीड़ित व्यक्ति को क्या इलाज या ट्रीटमेंट कराना चाहिए। इनके अलावा हम यह भी जानेंगे कि अस्थमा से बचने के लिए कौन सी होम्योपैथिक दवाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि इससे निजात पाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर ताहा कौसर and I heartily welcome you on my YouTube channel Medical Depth the Knowledge अड्डा। जब किसी व्यक्ति की श्वास नलियों में खराबी आ जाती है या उसके फेफड़ों की नलियां पतली हो जाती हैं, इसके साथ ही यदि अन्य किन्हीं कारणों से उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती हो तो उसे अस्थमा यानी कि दमा की बीमारी कहते हैं। दमा आमतौर पर तो मामूली होता है और इससे रोज़मर्रा के काम करने में समस्या भी आ सकती है, लेकिन कुछ मामलों में इसकी वजह से जानलेवा दौरा भी पड़ने के इम्कान होते हैं, जिससे कि पीड़ित व्यक्ति की इतनी ज़्यादा सांस फूलती है कि वह 2 कदम भी नहीं चल पाता और अधिक भयावह स्थिति में उस पीड़ित व्यक्ति की दम घुटने के कारण मौत भी हो सकती है। अस्थमा या दमा सर्दियों के दिनों में ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। दुनिया में करीब 33 करोड़ से ज़्यादा लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं और हर साल लगभग 2.5 से 3 करोड़ लोगों की मौत इस बीमारी के कारण हो जाती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि अस्थमा होने के क्या क्या कारण होते हैं। तो ऐसे में धूम्रपान यानी कि बीड़ी, सिगरेट, हुक्का वगैरह का सेवन करना, किसी भी प्रकार की एलर्जी का होना, बहुत तेज़ गति से चलना या दौड़ना, अचानक से मौसम में बदलाव होना, धूल, मिट्टी, कोहरा व धुआं वगैरह का वातावरण में बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, श्वास नलियों में सिकुड़न या सूजन आ जाना, श्वास नलिकाओं का इन्फेक्शन हो जाना, ज़्यादा बलगम बनना, वज़न बढ़ना या अधिक मोटापा होना, कीटनाशक वगैरह का छिड़काव होना, आनुवांशिक तौर पर यानी कि हेरिडेटरी की तरीके से भी ये हमारे शरीर के अंदर आ सकता है, यानी कि यदि किसी के बाप दादा या ख़ानदानी तौर पर अस्थमा की बीमारी हो तो उसके अंदर भी ये बीमारी आने के इम्कान होते हैं। इसके अलावा अनावश्यक शारीरिक व्यायाम करना, अनावश्यक दवाओं का सेवन करना, गलत खान पान करना, कठोर गंध के परफ्यूम्स या स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस वाली चीज़ों का इस्तेमाल करना, और इसके साथ ही वायु प्रदूषण इसका बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं यदि किसी व्यक्ति को अस्थमा की बीमारी हो जाए तो उसके अंदर कौन कौन से लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में सांस फूलना, सांसों का उखड़ना, सांस लेने में बहुत तकलीफ होना, बार बार और तेज़ी से सांस लेना, सांस लेते समय सीटी की आवाज़ आना, बहुत ज़्यादा खांसी आना, छाती यानी कि सीने में दर्द या जलन वगैरह होना, गले या श्वास नलियों में जलन होना, रात में यदि तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो जाए तो ऐसे में नींद का खुल जाना, दिल की धड़कनों का बढ़ जाना, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना, कोहरे या धुएं वगैरह के अंदर दम का घुटना, मिट्टी या धुएं से सांस लेने में दिक्कत आना। इन लक्षणों के दिखने पर इन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि दमा मामूली होता है लेकिन यह जानलेवा भी हो सकता है। तो ऐसे में हमें बहुत सारी जांचों वगैरह का सहारा लेकर जल्द से जल्द इसका इलाज शुरू कर लेना चाहिए। तो ऐसे में हम बात करते हैं कि कौन कौन से डायग्नोस्टिक मेथड का हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी जांचें कराई जा सकती हैं, जैसे कि एलर्जी टेस्ट, स्पायरोमेट्रिक टेस्ट यानी कि स्पायरोमीटर की मदद से हम अपनी लंग कैपेसिटी को चेक कर सकते हैं, खून की जांच कराना, एक्सरे वगैरह कराना, फेनो टेस्ट कराना, इसके साथ ही पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी कराया जा सकता है। तब हम बात करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अस्थमा से पीड़ित हो जाए तो ऐसे में कौन कौन सा इलाज यानी कि ट्रीटमेंट वह करा सकता है। वैसे तो अस्थमा पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होता, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण प्रबंधन की मदद से दमा की बीमारी को लंबे समय तक नियंत्रण में रखा जा सकता है, जैसे कि साल्ब्यूटामॉल युक्त इन्हेलर का इस्तेमाल करें, अधिक समस्या होने पर ऑक्सीजन थेरेपी लें,
समय समय पर नेबुलाइजर थेरेपी लें, अपनी जीवन शैली में बदलाव करें, धूम्रपान ना करें, नशीले पदार्थों का सेवन ना करें, धूल धुएं और मिट्टी वगैरह से बचें, बदलते मौसम खास तौर पर सर्दियों वगैरह के मौसम में सतर्क रहें और एहतियात बरतें, बहुत अधिक यानी कि बहुत ज़्यादा देर तक ना सोएं, रात को जल्दी खाना खाएं और साथ ही आसानी से हजम होने वाले आहार का ही सेवन करें। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी के अंदर कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण दवाएं हैं जो कि अस्थमा वगैरह के सिम्टम से बचाव करने के लिए काम आती हैं और इससे पूरी तरीके से निजात पाने के लिए मदद करती हैं। तो ऐसे में बहुत सारी होम्योपैथिक दवाएं हैं जैसे कि आर्सेनिक एल्बम, एंटिमटार्ट, स्पॉन्जिया टोस्टा, इपिकाक, नेट्रम सल्फ, लाइकोपोडियम, लोबेलिया इन्फ्लाटा, काली कार्ब, मेडोराइनम और ब्लाटा ओरिएंटैलिस। दोस्तों इन सभी दवाओं का इस्तेमाल इनके लक्षणों के अनुसार और एक उचित होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह या उसके परामर्श द्वारा ही करें। ओके फ्रेंड्स, दिस इज द वीडियो ऑन एस्थमा, देयर कॉजेज, सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक मेथड्स, देयर ट्रीटमेंट्स and also the homeopathic medicines used in it. Hopefully you like the video. Thank you for watching.